यस गाइस। सो लास्ट वाला जो लेक्चर रहा उस लेक्चर में बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, दैट किस तरह से इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काम करता है, उसका हिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर कि गवर्नर वगैरह क्या होता है, वहां तक का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका था। जोनल ऑफिस तक हम क्या है जा चुके थे। अब आगे वाली कहानी जो उसके आगे की है, तो बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर और मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई का एक फंक्शन है वहां से। इससे रिगार्डिंग जितनी भी टर्मिनोलॉजीज वर्तमान समय तक चलती है उन सबको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो कल जिन बैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि यार भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्या है, अगर इसको ओवरऑल समझा जाए तो हमने एक एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया और एसबीआई के साथ हमने पीएसबीज बनाई, मतलब कुछ बैंकों को अंडरटेक किया, सरकार ने उसकी ओनरशिप ली। टोटल 20 बैंक थी, 14 को कब लिया 1969 में, और 6 जो बची हुई बैंक थी, 6 बैंक थी, उनको हमने कब उठाया 6 बैंक को 1980 में, टोटल हो गई 20। बाद में 2017 और 20 का जो कंसोलिडेशन हुआ, उस कंसोलिडेशन के बाद में वर्तमान स्थिति ये कहती है कि भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करती है, काम करती है। पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा तो 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो क्वेश्चन में बन सकता है कि कितनी भैया भारत में क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक काम करती है, और 45 फॉरेन बैंक्स जो है वो वर्तमान में इंडिया में काम कर रही है या फंक्शन कर रही है। सो ये एक डेटा है कि 12 कौन सी है पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 क्या है प्राइवेट बैंक, और 45 आपके यहां पे क्या है फॉरेन बैंक से जो वो वर्तमान में इंडिया में काम करती है। ठीक, इसके अलावा हम जो यहां तक कहानी क्लियर है। अब मैं कल वाले सेक्शन से आ जाता हूं जहां से हमें आगे बढ़ना है। कल हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात किया और ये बात की कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक गवर्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट होता है। अब इस गवर्नर के ऊपर क्या होता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट में जो प्रपोजल है, जो नाम देने का काम करता है, एक समिति करती है। समिति का नाम क्या है, समिति का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। कौन सी कमेटी होती है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये इंग्लिश इतना चलेगा, ठीक है, समझना ना, क्योंकि यहाँ इसी तरह की चीजें होगी, ज्यादा अच्छे से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या मेंबर्स होते हैं, तो इसमें आरबीआई के जो अभी वर्तमान के जो गवर्नर होंगे, जो भी तत्कालीन अगला गवर्नर चूज करने से पहले, वो कैबिनेट के मेंबर, ठीक है, और जो नॉमिनीज ऐसे जिसके पास इतनी वैल्यू है या फिर इतना एक्सपीरियंस है, वो लोग मिलके क्या करते हैं, वो आप उस एक कमिटी रिकमेंडेशंस जो है वो देती है आगे नाम के लिए। ठीक, टर्म क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84, ये समझ में आया, ये अपॉइंटमेंट का काम करती है, ये रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन किसको देती है, ये देती है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, जिसको चेयरमैन कौन करते हैं, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एज गवर्नर ऑफ आरबीआई का अपॉइंटमेंट कौन करता है, भारत सरकार करती है। भारत सरकार की तरफ से कौन करेगा, रिजर्व, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है वो करेंगे। तो इसको रिकमेंडेशन कौन देगा, अपने हिसाब से नहीं होगा, रिकमेंडेशन मिलेगी, रिकमेंडेशन देगी कौन सी कमेटी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। कहानी क्लियर है। ठीक, टर्म क्या है, तो जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 84 है, ठीक है, सेक्शन जो धारा 8 का चौथा भाग है, वो ये कहता है कि भैया कोई भी बंदा 3 साल से अधिक के लिए क्या नहीं होगा, गवर्नर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। कंसेक्यूटिव उसकी टर्म बढ़ाई जा सकती है, पर पहला टर्म कितने साल का होगा, पहला टर्म 3 साल का होगा। 2 सवाल बन सकते हैं, कौन कौन सा सवाल होगा। अच्छा, यहां से अगर ओवरऑल क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्योंकि अभी अभी संजय मल्होत्रा को 26 गवर्नर बनाया गया है, अभी अभी ये गवर्नर अपॉइंटमेंट के कारण ये समिति न्यूज में है। तो पहला तो समिति के ऊपर का क्वेश्चन बनेगा कि रिकमेंडेशन ये समिति देती है, इस रिकमेंडेशन के आधार पर कैबिनेट जो नाम देती है उनमें से कैबिनेट कमेटी जो है ऑफ अपॉइंटमेंट वो रिक्रूटमेंट करती है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, टर्म कितने साल की होती है, 3 साल की, सबको पता है। कौन एक्ट डिसाइड करता है टर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। धारा कौन सी, तो धारा सेक्शन 8 का चौथा भाग। ठीक, रीअपॉइंटमेंट, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनको वापस अगले भी टेन्योर हम दे सकते हैं। शक्तिकांत दास 6 साल तक रहे, सेकेंड अपॉइंटमेंट मिला। ठीक, इससे पहले अगर रघुराम राजन था, उनको भी एक अपॉइंटमेंट मिला था। अभी अगर हम नया देखते हैं तो अभी हमें नए गवर्नर संजय मल्होत्रा मिले। कितने समय तक काम करेंगे, शुरुआती 3 साल, उसके बाद सरकार चाहे तो इन्हें क्या कर सकती है, रीअपॉइंट कर सकती है एज अ गवर्नर पोजीशन। रिमूव क्वालिफिकेशन, तो आरबीआई एक्ट ने ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिकेशन नहीं किया है कि कौन बंदा क्या बन सकता है, गवर्नर बन सकता है।
रिमूवल, हटाएगा कौन? तो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वही उसे क्या कर सकता है? रिमूव भी कर सकता है। ये वाला सेक्शन समझ में आया? यहां से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया। रिमूवल का पावर किसके पास में पूछा जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये वो, तो उसमें किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो गवर्नर वाली बात हमने शुरू की थी उसका अगला हिस्सा। डन, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई के साथ में और क्या काम कर सकती है? तो देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट होल्ड गोल्ड ऑफ 200 करोड़ जो है, ठीक है, आरबीआई क्या करती है? एक सिक्योरिटी के तौर पर सब्सिडरी का जो है वो काम करती है। मतलब जितना भी करेंसी प्रिंटिंग या नोट आउटले वाला जितना भी काम होता है वो किस आधार पर होता है? वो गोल्ड जो है, जितना भी गोल्ड का एक स्कीम होता है, हर जगह हर देश में जो करेंसी नोट है वो प्रिंट करने का काम जनरली वहां के सेंट्रल बैंक जो है उसके आधार पे होता है। सेंट्रल बैंक की ही एक सब्सिडरी भारत में क्या करती है? जो किसका काम करती है? जो आपका करेंसी नेट जो है उसका काम करती है। उसमें एक हमने रिजर्व का डिसाइड कर रखा है कि भैया आपके पास एक मिनिमम रिजर्व जो है वो होना चाहिए, और वो रिजर्व करने के लिए कुछ एजेंसीज को काम पे लगाया गया। कौन कौन सी एजेंसी है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये किसका हिस्सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये क्या काम करती है? आपका नोट निर्माण, नोट निर्गमन जो है उसका काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका टेक्नोलॉजी जो है उससे संबंधित सारा काम करती है। और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये सारी के सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, ये आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व सिस्टम है उसके तौर पर कार्य करती है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, नोट मुद्रण का काम करता है, वो उसमें सबसे एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब एक बना रखा है कि ये का सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करेगा। हर काम क्या कर रखा है? डेलीगेट कर रखा है अलग अलग अथॉरिटी को, और वो अथॉरिटीज में क्या है? ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आती है। तो ये किसके अधीन काम करती है? ये अधीन काम करती है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में। कहानी क्लियर है यहां तक की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक कई सारी रिपोर्ट जो है वो सालाना जारी करता है। ठीक है, हर साल में हाफ ईयरली, क्वार्टरली उसका क्या होता है? पब्लिकेशन है, वो खुद रिपोर्ट्स को क्या करता है? पब्लिश करता है। कौन कौन सी जो पब्लिकेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किए जाते हैं? तो पहला, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कैसे निकालते हैं ये? एनुअली। ये समझ में आ रहा है कि आपके चेहरे से बता रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश चल रहा है? दिक्कत आएगी, हिंदी करना पड़ेगा हाथों हाथ। हाँ, तो ऐसा बोल दो कि हमको क्या कर दो? हिंदी कर दो। चेहरे इतने गंदे बनाने का मतलब ऐसा बहुत ज्यादा क्या नहीं रहेगा, उत्तेज नहीं रह जाएगा। ठीक है, किसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा भैया? एक बस, बाकी सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, और भी है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, वो एक क्या करता है? रिपोर्ट का प्रकाशन करता है जो बैंकिंग सेक्टर में जो चल रहे ट्रेंड और प्रोग्रेस, उसका क्या है? बढ़ावा या फिर समय के साथ उसमें जो वृद्धि हो रही है उसको दर्शाता है। ठीक, वार्षिक तौर पे इसका क्या किया जाता है? पब्लिकेशन किया जाता है। किस आधार पे पब्लिकेशन किया जाता है इसका? वार्षिक तौर पे। सेकेंड आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपने पढ़ रखी है, हाफ ईयरली आती है। जो आपका वित्तीय स्थिरता सूचकांक जो निकलता है, ठीक है, वो कौन निकालता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालता है। कैसे निकालता है? हर 6 महीने में। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कैसे निकलती है? हाफ ईयरली। मौद्रिक नीति रिपोर्ट, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से संबंधित जो रिपोर्ट निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? हाफ ईयरली। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार पर जो रिपोर्ट जारी होती है वो भी कैसे जारी होती है? हाफ ईयरली। बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, 2 महीनों का क्या निकालते हैं? वो पॉलिसी स्टेटमेंट निकालते हैं। मींस जो भी उन्होंने नीति रिपोर्ट जो है या फिर नीति सूचकांक उस आधार पे जारी करते हैं कि भैया हम किस आधार पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? बाय मंथली पॉलिसी रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए क्या निकाला जाता है? इंडस्ट्रियल आउटलुक निकाला जाता है। किसके लिए? कौन से सेक्टर के लिए? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। कौन निकालता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे निकालता है? क्वार्टरली, 3 महीने में एक बार। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, उपभोक्ता, ठीक है, विश्वास
या उस आधार पे आ जाएगा। तो वो कैसे निकाला जाता है, वो सर्वे निकाला जाता है क्वार्टरली, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे निकाला जाता है। और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये भी कैसे निकाली जाती है, एनुअली। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब फाइनेंशियल रिव्यू इन द सेंस वित्तीय उसका पुनर्लोकन जो है उसको लेकर क्या निकाली जाती है, एक रिपोर्ट निकाली जाती है। वो कैसे निकाली जाएगी, एनुअली निकाली जाएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अपने पब्लिकेशन से 8 पब्लिकेशन क्या करता है, जारी करता है। कितने पब्लिकेशन जारी करता है, 8। पहला किसके लिए, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारतीय का जो बैंकिंग क्षेत्र है उसका, ठीक है, जो भी मींस ट्रेंड है उसको और प्रोग्रेस विकास को दर्शाने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के नाम से जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट जारी करता है। बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट, तो नीति को लेकर वो क्या जारी करता है, स्टेटमेंट जारी करता है। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, ठीक है, क्या करता है, औद्योगिक आउटलुक सर्वे जारी करता है। किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण उद्योग के लिए, क्षेत्र के लिए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ठीक है, तो जो भी उसके उपभोक्ता विश्वास सूचकांक सर्वे के आधार पर क्या करता है, क्वार्टरली जारी करता है। और फाइनेंशियल रिव्यू मींस वित्तीय पुनर्लोकन नाम से वो भी क्या करता है, एक एनुअली रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। सो दीज आर दी 8 पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन से क्या जारी किए जाते हैं, रिपोर्ट वो जारी की जाती है, पहला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी तरह से पूछा जा सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे जो रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था क्या करती है, जारी करती है। तो सेकंड क्वेश्चन किस आधार पे बन गया, इस आधार पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कौन से वाले पार्ट से बन सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई। एनी डाउट, नहीं, बढ़े आगे, सही जा रहे हैं। चलिए अगला बात आता है जो पहले हिस्से का छूट गया था कल वाले लेक्चर का, जिसको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत है वो इमरजेंसी का जो दौर आपका चल रहा था, उस इमरजेंसी के दौर में हुई। कौन से दौर में हुई, इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकिंग कंसोलिडेशन को लेकर कई सारे मेजर स्टेप्स जो है वो लिए। उनमें पहला स्टेप जो आता है 1969 में, उन्होंने क्या किया, पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया। सेकेंड 1974 में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें बैंकिंग के विस्तार के लिए आरआरबी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट करवाया। 74-76 से ये पूरी कहानी है, ठीक है, ठीक है। 75 में पहली बैंक आ गई थी। फिर अगला आता है 1980 में, उन्होंने फिर क्या किया, 6 और प्राइवेट बैंकों को क्या कर दिया, राष्ट्रीयकृत करने का काम किया। ये सब काम किसके समय हुए, इंदिरा गांधी सरकार जो थी उस इंदिरा गांधी सरकार के समय हुए। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अगर थोड़ा सा बात की जाए तो इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ कौन से ईयर में, 1975। किसके रिकमेंडेशन पे, तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था जो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1975 में। उसकी रिकमेंडेशन पे क्या किया गया, आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट जब किया गया तब सदन किस में नहीं था, तब सदन मींस फंक्शनिंग में नहीं था या फिर सीटिंग में नहीं था, जब कार्य में नहीं था तो उसके लिए क्या लागू किया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया। क्या लाया गया, एक अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश के बाद में जब सदन किस में आया, सिटिंग पे आया, तो 1976 में ये जो अध्यादेश था, इस अध्यादेश को रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के नाम से क्या किया गया, लागू किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के नाम से लागू किया गया। तो याद रखिएगा 1976 में कानून आया है, परंतु बैंक कब आ गई, 1975। ठीक, पहली जो आरआरबी है वो बनी थी प्रथम ग्रामीण बैंक। कौन सी आरआरबी थी पहले, प्रथम ग्रामीण बैंक, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ गांधी जयंती के दिन। कौन से दिन हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 1975। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मींस उद्देश्य था, तो क्रेडिट सपोर्ट देना किस एरिया में, रूरल एरिया में, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो प्राइमरी आपका प्राथमिक क्षेत्र आता है, सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर आता है, उसको लोन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना, मार्जिनल रेट पे प्रोवाइड करना। उसी आधार पर किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ये आरआरबी जो है, इस आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। पॉइंट क्लियर, कोई डाउट है? अब ये जो आरआरबी बनाई, ये आरआरबी एक शेयर होल्डिंग कंपनी थी। क्या थी, एक शेयर होल्डिंग कंपनी थी। इसमें 50% हिस्सा किसका था, भारत सरकार का, 15% हिस्सा था
राज्य सरकार का और 35% हिस्सा था किसका? स्पॉन्सर बैंक का। ठीक है, जो बैंक उसे क्या करेगी? स्पॉन्सर करेगी। स्पॉन्सर कौन करेगा? तो जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या कर सकती है? आपका एस्टेब्लिशमेंट्स कर सकती है बैंकों का, और वो काम किसने किया? इन बैंकों। ठीक है, तो आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? एक शेयर धारक कंपनी के रूप में हुआ, जिनमें 50% हिस्सा किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 15% स्टेट राज्य सरकार का, और 35% जो स्पॉन्सर बैंक जो है वो उसका। ठीक, ये बैंकों को शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है उसका शेड्यूल, क्योंकि इसको किस शेड्यूल में डाला गया? सेकेंड शेड्यूल में सम्मिलित किया गया। और इनको सुपरवाइज या रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने किसको जिम्मेदारी दे दी? नाबार्ड जो है, नाबार्ड को जिम्मेदारी दे दी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, हाँ जी, हाँ बता, इसको देख के मत करता, अपनी बता। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूं, है ना? आप निकालिए। सोर्स कहां से आएगा फंड का? तो एक तो खुद का फंड, फिर डिपॉजिट बोरोइंग से जो पैसा कमा रहे, फिर नाबार्ड सरकार के थ्रू पैसा मिलेगा, फिर स्पॉन्सर बैंक पैसा मिलेगा। ये आपके लिए काम का नहीं है, पर ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र जो अनुदान वाला जो पार्ट है, उसके आधार पर देखा जाए तो इसमें 75% जो पैसा इसके पास आएगा वो इसे किसको देना है? प्राथमिक क्षेत्र में ही दे रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, कृषि से संबंधित गतिविधियां, इन सभी में इसको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के तौर पर काम करना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? तो ये आरआरबी के बारे में है। तो आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के आधार पे हुआ। ठीक है, कैसी बैंक थी? शेयर होल्डिंग के आधार पे चली, जिसमें अलग अलग बैंकों का क्या है? हिस्सेदारी जो है वो हिस्सेदारी हुआ करती थी। अभी इस बैंक को रेगुलेट करने के लिए या इन बैंकों के बढ़ते दबाव, क्योंकि क्या हुआ ना, ये बड़ा फायदे का सौदा था। क्या था ये वाला? इनका एस्टेब्लिशमेंट बड़ा फायदे का सौदा था। तो धड़ाले से क्या बनने लगी? नई नई आरआरबी जो है उनका फॉर्मेशन होने लगा। जब बार बार आरआरबी का फॉर्मेशन होने लगा तो क्या हुआ? फिर एक समिति बनाई गई, और वो समिति का नाम था डॉक्टर व्यास समिति। ठीक है, या डॉक्टर व्यास कमेटी, ये याद रखिएगा। डॉक्टर व्यास कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वर्ष 2001 में। कौन से ईयर में हुआ? वर्ष 2001 में। किस सरकार के अधीन किया गया? एनडीए फर्स्ट, या जिसको हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो सरकार थी उसके समय। काम क्या था? रेलेवेंस ऑफ आरआरबी इन रूरल क्रेडिट। भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मींस उसका रेवेलेंस की वो सच में रूरल क्रेडिट, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंकों का अनुदान है, ग्रामीण क्षेत्र में जो क्या हो रहा है, लेंडिंग हो रहा है, उसमें वो परिचायक है भी या नहीं, उसको जांचना था। जब इसने डिसाइड किया या इसने पूरा घूमा तो पता चला बहुत ज्यादा हो गई है बैंक। क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा हो गई, इनको कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसने बोला कि कंसोलिडेशन ऑफ आरबीआई। रिकमेंडेशन की बात जब की ना, व्यास कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, तो उन्होंने बोला कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबी। ये जो बहुत ज्यादा आरआरबी बन चुकी है, इन सबको वापस क्या किया जाए? मर्ज कर हर एक राज्य एक आरआरबी वाली स्थिति पे लाया जाए। कहां तक पहुंचा दिया जाए? एक राज्य एक आरआरबी की स्थिति में पहुंचा दिया जाए। फिर स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस। आरआरबी में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो उसका पॉलिटिकल दबाव कम किया जाए और गवर्नेंस यहां पे बढ़ाया जाए। इसमें विजिलेंस, इसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो क्या किया जाए? टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया जाए। आरआरबी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी जो बैंकें हुआ करती थी, इनमें क्या किया जाए? विजिलेंस को बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर प्रायोरिटी सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाए, प्राथमिक क्षेत्र पे ज्यादा फोकस किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो भी लोग इसमें काम करते हैं उनका ट्रेनिंग के ऊपर भी क्या किया जाए? जो खर्च है उस खर्च को बढ़ाया जाए। ये सारी रिकमेंडेशंस कौन सी समिति ने दी? डॉक्टर व्यास समिति ने दी। समिति की रिकमेंडेशन अच्छी थी, उनको माना गया, और जब माना गया तो क्या किया गया? फिर आरबीआई मींस भारतीय सरकार ने और नई आरआरबी एस्टेब्लिशमेंट पे क्या लगा दी? पूर्ण रूप से रोक लगा दी। उसको रोक लगाने के बाद में ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया? जो आरआरबीज है इनको रिड्यूस करना शुरू किया। तो जो पहले 43 हुआ करती थी उसको कहां तक ले आए? 20 तक ले आए। और एक राज्य एक आरआरबी के जो गोल था, ठीक है, वन स्टेट वन आरआरबी, उस पे काम करना शुरू किया।
अभी भी कई सारे स्टेट्स है जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ऐसी स्टेट है जिनके पास एक से ज्यादा आरआरबी क्या कर रही है, काम कर रही है। कंसोलिडेशन का प्रोसेस कब से शुरू हो गया? 2001 से। कब से शुरू हो गया ये? 2001 से। और अभी तक हम लगातार बेसिस पे क्या कर रहे हैं, आरआरबीज जो है उनको कम कर रहे हैं। पहले शुरुआत में कितनी थी? 196 से थी, उससे 43 पे लाए और 43 से हम कहां पे पहुंच गए? अब 28 आरआरबीज पे काम कर रहे हैं। और ये सब किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं? डॉक्टर व्यास कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरआरबी को कम किया जा रहा है। कहानी क्लियर है? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। दो चीजें देखिए अभी तक। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर का अपॉइंटमेंट, गवर्नर की मींस आरबीआई की सब्सिडरी और आरबीआई द्वारा चलाई जाने वाली रिपोर्ट, पहला एस्पेक्ट था। दूसरा हमने बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन, सॉरी आरआरबी के बारे में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसकी स्थापना कब हुई? पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी थी? कब उसकी स्थापना की गई? किस अधिनियम के तहत स्थापना की गई? अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया? ठीक, किसकी अनुशंसा पर और नई आरआरबी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया? किसकी अनुशंसा, किस समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया? आरआरबी का कंसोलिडेशन जो है वो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। इस तरह के सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से पूछे जा सकते हैं। एक सवाल एक और पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आरआरबी जो है वो काम करती है? कितनी आरआरबी है? एक मध्यांचल के नाम से हमारे यहाँ चलती है, ठीक। एक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जो नर्मदा झाबुआ थी उसके नाम से, उसको क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश बैंक के नाम से जारी कर दिया गया। हमने कंसोलिडेशन किया ना, तो अब हमारे यहाँ दो है, एक तो मध्यांचल है और दूसरी कौन सी है? आपकी मध्य प्रदेश बैंक के नाम से। कहानी क्लियर है? तो ये हमारे सवाल जो है ये पूछे जा सकते, किससे? इस एस्पेक्ट से। ऑल गुड, बढ़े आगे। चलिए आगे जो बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो बड़ा ही खतरनाक आइटम है जिसको हम कहते हैं मनी डिमांड एंड सप्लाई इन इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। इस तरह के सवाल जो है वो भी पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि डिमांड क्या होता है, मनी क्या होता है, सप्लाई जो है वो किस आधार पर डिसाइड किया जाता है। आपने मनी में, मुद्रा में M1, M2, M3 का नाम सुना होगा, सुना है ना सब लोगों ने? वहां से भी शायद सवाल बनने की संभावना है, इसलिए उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डिमांड। एक इकोनॉमिस्ट हुए, बड़े फेमस थे, जिसका नाम है केन्स, ठीक है। इस केन्स ने कई सारी थ्योरी दी, ठीक है। केन्स ने क्या किया? कई सारी थ्योरी दी अर्थशास्त्र को लेकर। थ्योरी का क्या मानना था कि इनका कहना है पैसे की डिमांड क्या क्या हो सकती है। बंदा अगर अपने पास पैसा रख रहा है तो किसी मांग के आधार पर रख रहा है। किसके आधार पर रख रहा है? किसी मांग के आधार पर रख रहा है। क्या क्या हो सकता है? पहला होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। उसे क्या करना है? पैसे का ट्रांजैक्शन करना है, एक दूसरे से लेन देन जो है, लेन देन करना है। तो पहला तो उसका काम क्या होगा? लेन देन के लिए रखेगा। दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, उसके दिमाग में कुछ है कि यार आने वाले समय में क्या हो सकता है, कोई रिस्क आ सकता है, उसके दिमाग में क्या है, कुछ भावनाएं हैं, उस आधार पे भी वो पैसा रख सकता है। तीसरा इमरजेंसी के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के रूप में कि भैया एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो प्रिकॉशन के आधार पर पहले से संभल कर वो क्या करता है, पैसे की डिमांड रखता है। तो तीन आधार पर क्या करता है, डिमांड रखता है। तो हमारे यहाँ इस पूरे पार्ट से क्वेश्चन ये केन्स है कि एक इकोनॉमिस्ट है जो क्या करते हैं, अलग अलग थ्योरी के आधार पर बात की। अभी जो सप्लाई है, इस सप्लाई के, ये तो डिमांड था, ठीक है, पैसा आएगा कहां से, सप्लाई पैसे की क्या है। अगर उस चीज को देखा जाए तो सप्लाई का मतलब है बाजार में अवेलेबल पैसे को लेके। किसको लेके? बाजार में जो भी पैसा अवेलेबल है उसको लेके। सो सप्लाई मतलब इट रिफर्स द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी, ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है किसी भी समय बाजार में जो भी पैसे का प्रवाह है एक निश्चित समय पे, वो प्रवाह क्या कहलाता है, वो प्रवाह उसका सप्लाई कहलाता है। जितना भी पैसा अवेलेबल, आपके पर्स में अवेलेबल है, बैंक में अवेलेबल, अलग अलग जगह पैसा अवेलेबल है। द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। भारत में जो पैसा है उसको कितना किया जाता है, 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? M1, M2, M3, M4। इसमें हम M0 जो है उसको भी साथ में रखते हैं। ऐसे तो प्रकार 4 है, पर हमने एक प्रकार एक और बना दिया, नाम क्या रखा? M0। ये नया एक मॉडर्न टाइप है, मॉडर्न एक प्रकार है।
अब इस एमओ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजर्व मनी। एमओ का मतलब क्या होता है? रिजर्व मनी, जो क्या है? संचित है, जिसे क्या कर रखा है? रोक के रखा है। ठीक। करेंसी इन सर्कुलेशन, रिजर्व मनी क्या होती है? तो वो पैसा जो क्या है? सर्कुलेशन में, आपके मेरे पर्स में है, कैश में, हार्ड करेंसी में है। दूसरा, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, जो भी बैंकों का लोग हैं उन्होंने किसके पास पैसा जमा कर रखा है? आरबीआई के पास पैसा जो जमा कर रखा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, आरबीआई के पास और भी कोई तरह का पैसा अगर रखा है तो वो सारा पैसा क्या कहलाएगा? M0 कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा? M0। एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना भी पैसा प्रवाह में है, लोगों के पास में है, वो हो गया। दूसरा, किसके पास डिपॉजिट? जो बैंकों ने किसके पास डिपॉजिट कर रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कर रखा है बैंकों ने। और दूसरा, आरबीआई के पास किसी और ने, एनबीएफसी ने, किसी और संस्था ने भी अगर डिपॉजिट कर रखा है तो ये सारा पैसा क्या कहलाएगा? एमओ कहलाएगा। डन। ठीक है, एमओ नहीं, M0। डन है ना। अगला आता है हाई पावर्ड मनी। एक टर्मोलॉजी है। क्या टर्मोलॉजी है? हाई पावर्ड, उच्च शक्ति मुद्रा या हाई पावर्ड मनी। क्या होता है? द टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, एक किसी देश में कुल मौद्रिक जो एक अथॉरिटी है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। आरबीआई इज कॉल्ड द मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। हमारे यहाँ ये पावर किसके पास में है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। ठीक है, एक ऐसी संस्था जो क्या करती है, जिसके पास ये लाइबिलिटी है, ये दायित्व है कि वो क्या करे? मॉनेटरी नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन करे। उसी को हम हाई पावर्ड मनी के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। हमारे यहाँ वो संस्था कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अब अलग अलग जो मनी टाइप होते हैं उसके बारे में बात करें। एमओ के बारे में हमने बात किया था अभी। ठीक है, ऊपर ही बता दिया कि एमओ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है नैरो मनी। क्या होती है? एक टर्मिनोलॉजी नैरो मनी। ठीक है, एक तो ब्रॉड मनी होता है, एक नैरो मनी होता है। नैरो मनी में संकुचित मुद्रा किसे कहा जाता है? तो M1 इज कॉल्ड नैरो मनी। ठीक है, क्या कहलाता है? M1 नैरो मनी कहलाता है। एज इट इज हाईली लिक्विड एंड बैंक कैन नॉट रन देयर लैंडिंग प्रोग्राम विद दिस मनी। ये क्या होती है? लिक्विड होती है, हमारे आसपास, हमारे जेब में होती है। बैंक अपना इससे कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे संचित मुद्रा कहता है। क्या है M1? M1 है करेंसी विद पब्लिक, जो भी लोगों के पास में पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक सिस्टम, बैंक के पास जो मांग जमा है वो, प्लस आपका अदर डिपॉजिट विद दी आपका आरबीआई, जो बैंकों के पास दूसरा डिपॉजिट रखा है, वो सब क्या कहलाता है? वो सब आपका M1 कहलाता है। इसको दूसरी तरह से समझना। बैंक हमारे पैसे पे बिजनेस करता है। किसके आधार पे बिजनेस करता है? हमारे पैसे। बैंक के पास अलग से पैसा है क्या? नहीं, वो इधर से इधर करके पैसा कमाता है, उसी से क्या करता है? बिजनेस करता है। अब समझिएगा, बैंकों के पास जो पैसा जाता है वो दो तरह के, वो जमा से जाता है। किससे जाता है? जमा से। जमा दो तरह के होते हैं, एक होता है मांग जमा और दूसरा होता है सावधि या समय जमा। ठीक है, टाइम जमा या सावधि जमा या समय जमा। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, मांग समय जमा। ये जो मांग जमा होता है, तो जितना भी सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो सब क्या है? मांग जमा। जितना पैसा एफडी में है वो सब क्या है? समय जमा। अब क्या है, जो एफडी में पैसा है ये बैंक के पास सुरक्षित है। ठीक है, इतने समय बाद आपसे लिया जाएगा। कहानी क्लियर है? मतलब अगर आपने मुझे पैसा दिया कि यार ये आप साल भर बाद मुझे वापस करना, तो मैं साल भर तक उस पैसे से क्या कर सकता हूं? बिजनेस कर सकता हूं। मुझे साल भर बाद देना है, तुमने मेरे पास पैसा दिया कि लो रखो। ठीक है, मैं सोच ही रहा था कि तुम वापस अलाउ दो, है ना। आपके खाते में पैसा आया, मान लेते हैं आपके बैंक खाते में घर वालों ने 20,000 रुपए ट्रांसफर किया। बैंक खुश हुआ कि वाह 20,000 आए। वो खुश हो ही रहा था कि तुमने वापस से क्या कर दिया? किसी और को दे दिया। तो बैंक बोल रहा है अब तो गए, है ना। तो उस वाले पे बिजनेस हो सकता है, उस पे नहीं हो सकता। तो ये जो पैसा है, ये समझ में आया? तो आपका जो क्या होता है? मांग जमा होता है, इस पे बिजनेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कौन सी मनी कहते हैं? नैरो मनी का नाम दिया जाता है। ठीक, डन। नैरो मनी से सवाल बनने की संभावनाएं हैं। M2 क्या होता है? M1 मतलब जो करेंसी विद पब्लिक है,
ठीक, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। हमारे यहाँ एक और बैंक स्ट्रक्चर काम करता है, एक तो बैंकिंग है, बैंक के साथ में जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास भी पावर है डिपॉजिट करने का, वो भी सेविंग अकाउंट खोलता है, तो वो जो डिपॉजिट है वो क्या कहलाता है, M2 कहलाता है। कहानी समझ में आई? बैंकों लोगों के M1 मतलब, M1 का मतलब समझ में आया था ना, हमारा पैसा प्लस जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वो, प्लस RBI के पास जो दूसरा पैसा जो बैंकों ने जमा नहीं किया, जो दूसरा जमा, ये सब M1 कहलाता है। इस पे बैंकों का कंट्रोल है नहीं है, पहला हो गया। दूसरा M2 किसे कहते हैं, तो M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में जमा है। अब आता है नैरो मनी, तो हो गया। ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं M3 को। M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, जो भी क्या है सऊदी जमा है, आपने FD में पैसा डाल रखा है, वो सब क्या कहलाता है, टाइम डिपॉजिट कहलाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रॉड मनी कहते हैं, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ गया ना, जो सेविंग में था वो भी आ गया, जो करंट में था वो भी आ गया, जो आपने किसमें डिपॉजिट कर रखा, बैंक के पास सारा ही डिपॉजिट आ गया, तो वो सब क्या कहलाता है, आपका ब्रॉड मनी कहलाता है। M4 क्या होता है, तो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये क्या कहलाता है, M4 कहलाता है। मतलब बैंकों के पास सारा जमा, ठीक है, लोगों का करेंसी भी आ गया, और किसके पास जमा, पोस्ट ऑफिस के पास जो जमा है वो हो गया M4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ M0 से लेके M4 तक क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें होती है, ठीक है, तो आपका M1 के पास, और सबसे कम लिक्विडिटी M4 के पास होती है। सबसे ज्यादा पैसा कहां होता है बाजार में, फ्लो, ठीक है, वो है M1, ठीक है, क्योंकि M1 में हमारे जेब में रखा पैसा भी आ गया, आपके जेब में रखा पैसा भी आ गया, और कौन सा पैसा भी आ गया, जो हमारे सेविंग और करंट अकाउंट में रखा है। जो हमने FD किया है वो नहीं आया, तो लिक्विड कौन सा है, करंट, क्योंकि अगर मेरे पास बैंक में रखा है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, ATM से विड्रॉल कर सकता हूं, चेक करके बैंक से विड्रॉल कर सकता हूं, तो वो सारा पैसा क्या हो गया, आपका M1 वाली श्रेणी में आ गया। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसके पास है, M1 के पास। प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें है, M1 में। सबसे कम किसमें है, M4 में, क्योंकि ये सारे डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं। डन, यहां तक किसी को समस्या? क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, नैरो मनी किसे कहते हैं, M1 क्या होता है और M4 क्या होता है। ये अभी तक यूपी बिहार वाली PSCs में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MP PSC में अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, बट संभावनाएं बनती है। डन, आगे चलते हैं। अगला आता है आपका मनी क्रिएशन मैकेनिज्म इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। कहां से मनी क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है, पर ये आपके लिए काम का नहीं है। इसमें से एक चीज जिस मनी मल्टीप्लायर पे UPSC में क्वेश्चन आया था वो मैं आपको समझा देता हूं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर, मुद्रिक गुणक, क्या कहा जाता है, मुद्रा गुणक। इससे लेकर UPSC में भी कुछ समय पहले एक सवाल आया था, क्या होता है, इट मेजर्स अमाउंट ऑफ मनी द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी कीप्स एज रिजर्व। जो पैसा बैंकों के पास रखा है उस पैसे से वो क्या पैसा और क्रिएट बना सकता है, वो क्या कहलाता है, मुद्रा गुणक कहलाता है, मनी मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक, ये अपने आप में कौन सा मनी है, ब्रॉड मनी डिवाइड बाय रिजर्व मनी। ठीक है, सारा पैसा सब बैंकों के पास, हमारे पास बैंक डिपॉजिट सब, प्लस क्या डिवाइड, क्या हो गया, डिवाइड हो गया रिजर्व मनी से। तो आपका क्या आ जाएगा, उससे निकला पैसा मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मेट में यूज हो जाएगा, जिसे मुद्रा गुणक का नाम क्या दे देंगे, दे देंगे। ये कैसे आया, तो जनरली UPSC ने अब की बार, एक बार पिछली बार शायद इस साल, इससे पहले वाले साल में क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर से पूछा था, इसलिए अभी प्रोमिनेंट के रूप में आता है। डन, कुछ पूछना है? हाँ बेटा, नहीं, ठीक है, मुद्रा गुणक ये सुना होगा अपने क्लासेस में। चलिए, अगला आता है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर का अपॉइंटमेंट, उसकी RBI की सब्सिडरी और RBI का पब्लिकेशन। ठीक, फिर बात की किसके बारे में, RRB के बारे में, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में। फिर बात की किसके बारे में, मनी और डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड में हमने बोला पैसा चाहिए क्यों, सप्लाई में हमने बोला कि पैसा है कहाँ। जब हमने बोला सप्लाई में पैसा है कहाँ, तो हमने चार जो प्रकार है वो देखे, M1, M2, M3 और M4। ये चार प्रकार किसके हैं, मुद्रा के। मुद्रा में हमने नैरो मनी देखा, और हमने किसके बारे में बात की, ब्रॉड मनी जो है, विस्तारित मुद्रा और संकुचित मुद्रा, ये दो चीजों के बारे में भी चर्चा की। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं?
कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर, मतलब भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति। अब ये जो मौद्रिक नीति है, इसका अधिकार किसके पास है बनाने का? ये बनाने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। इसे हम हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्यों बनाता है? तो बाजार में जो मनी का प्रवाह है, क्रेडिट फ्लो है, क्या है? क्रेडिट फ्लो, बाजार में मनी के प्रवाह को मैनेज करने के लिए। ये क्यों मैनेज करना पड़ता है? अगर बाजार में पैसा नियंत्रित नहीं रहा तो वो क्या करेगा? वो, क्योंकि सबके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा, अनियंत्रित पैसा आ गया तो वो डिमांड क्या कर देगा? मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, मांग बढ़ा देगा, पर हमारे पास क्या नहीं है? उसके एवज में हमारे पास आपूर्ति नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो क्या होगा? जो कीमतें हैं वो क्या होगी? बढ़ेगी। कीमतें बढ़ेगी मतलब क्या बढ़ेगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो किसकी कीमत, वैल्यू कम हो जाएगी? मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। मुद्रा की जो वैल्यू है, वो कीमत है, वो कम हो जाएगी। जैसे मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी मतलब समझ में आएगा सिंपल, कि जो चीज पहले 100 रुपए में मिलती थी, ठीक है, अब उसके लिए कितना पे करना है? 200 या 120 पे करना है, ठीक है। तो क्या हो गया? एक ही चीज के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, है ना। कि पहले घर वाले रिश्तेदार कहीं आते थे तो 150 रुपए दे के जाते थे, अब 500 रुपए दे के जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ? आपकी वैल्यू बढ़ी? नहीं, आपकी नहीं बढ़ी। किसकी वैल्यू कम हो गई? मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। आपकी तो उतनी ही है ना। पहले आपको 150 देते थे, अब आपको 500 दे रहे हैं, तो क्या हो गया? वैल्यू जो है वो उतनी ही है, ठीक है। क्या हो गया? मुद्रा की कम हो गई, इस कारण से वो पैसा आपको ज्यादा लगता है। सो ये होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपको मनी का फ्लो क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। ये मैनेज करने का काम किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसके लिए वो क्या बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है। और ये नीति जो है, इसके दो पहलू होते हैं। मौद्रिक नीति के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। एक क्या होता है आपका? क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक, ऐसी नियम या ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स जिससे पैसा क्या हो जाए? नंबर में कम हो जाए। क्या हो जाए? पैसा नंबर में कम हो जाए, जिसमें पैसे का जो वैल्यू है ना, क्वांटम, वो क्वांटम अगर कंट्रोल हो जाए तो उसे कौन से मेजर कहते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपको हमने 1000 रुपए देने थे, कितने रुपए देने थे? 1000। तो हमने कुछ काज बोल बाल के कि तूने पहले 100 लिए थे, 100 मेरे पास रख ले, मैं तेरे को 900 ही देता हूं। इस तरह से आपके आने 1000 थे, पर आपके हाथ में आए कितने? 900। 100 उन्होंने रख ही लिए, तो आपको मिले ही कितने? 900। एक तो ये हो गए जिसमें क्वांटम कंट्रोल कर लिया। आधे मेरे को दे दे, जैसे मान ले मेहमान आपको 500 देके गए, ठीक है, या 100 देके गए, तो घर वालों ने 100 रख के आपको 50 पकड़ा दिया कि ये वाला नोट मुझे दे, ये वाला नोट तू रख। तो वो वाला काम क्या कहलाया? मुद्रा में क्वांटम, संख्या ही कम कर दी। दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसमें उसका जो प्रवाह है वो बदल दिया जाता है, मतलब उसका यूज, उपयोग जो है ना, वो बदल दिया जाता है। कैसे? तो एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है कौन सा मेजर? क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें क्या करते हैं? तो इसमें आपको 1000 रुपए दे के बोलो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और जैसे ही आप बाजार में पहुंचे उन्होंने बोल दिया काम करना, धनिया भी ले आना, ये भी ले आना, एक काम करना 2 चॉकलेट भाई के लिए ले आना, या भाई के लिए ये ले आना। मतलब आपको दिया 1000 और उस 1000 में 200 रुपए का खुद का काम बता दिया। आपके पास कितने बचे? 800, ठीक है। पैसे का कंट्रोल हो गया। तो ये क्या है? ये क्वालिटेटिव है, ठीक। और ये क्या था? ये क्वांटिटेटिव था। कहानी खत्म, समझ में आई? एक में क्या हो रहा है? एक में आपका पैसा जो है वो किस तरह से बांटा, मींस रेगुलेट किया जा रहा है, आपको मिलना ज्यादा पर दिया कम, इधर उधर काट छांट के। और दूसरे में क्या कर लिया? आपको दिया पूरा, पर उसका उपयोग क्या कर दिया? बदल दिया, इधर उधर घुमा दिया आपको कि एक काम करना, ये भी निपटा देना, ये भी निपटा देना। तो वो हो गया आपका क्वालिटेटिव मेजर्स। डन? कोई डाउट तो नहीं? अब इन दोनों में क्या क्या स्टेप्स जो है वो आरबीआई लेता है। तो अगर बात की जाए क्वांटिटेटिव मेजर्स टूल्स की, जिससे संख्या कम होती है, तो उसमें कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी बैंक दर। क्या आती है सबसे पहले? बैंक दर।
बैंक दर क्या होता है? बैंक रेट। तो बैंक रेट जो है ये अपने आप में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्याज है। क्या है ये? अपने आप में ब्याज दर है। किस पर? तो जो कमर्शियल बैंक भारत में है, जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई जिस दर पर उसे क्या करता है? लोन देता है, ठीक है, वो दर क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। ये लॉन्ग टर्म लोन है, दीर्घावधि लोन है। किस समय के लिए मिलते हैं? लंबे समय के लिए मिलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं या फिर दीर्घावधि लोन कहते हैं। तो लंबे समय के लिए, जब क्योंकि बैंकों को भी आपको पैसा देने के लिए पैसा चाहिए, तो वो किससे लेता है पैसा? आरबीआई से। अच्छा, आरबीआई से 6% में लेता है, आपको 12% में देता है। ठीक है, आरबीआई से कितने में लेता है? 6% में, आपको 11-12% में देता है। उसका फायदा हो गया, 6% का फायदा कमाए ना, बस यही बैंक करता है। तो आरबीआई क्या करता है? बाजार में पैसे को नियंत्रित करने के लिए इस बैंक रेट का, बैंक दर का सहारा लेता है। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है, ठीक है, क्या है? पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई क्या कर देगा? बैंक दर बढ़ा देगा। बढ़ाने से बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा। बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा, वो किसको पैसा महंगा देंगे? आपको। तो ना तो बैंक लेगा ना आप लोगे, है ना? ऐसे होगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, रुक जाओगे, तो वो रुकने का काम उस तरह से बैंक दर कहता है। और अगर बाजार में मुद्रा का प्रवाह क्या है? कम है, तो क्या कर देगा? बैंक दर कम कर देगा। ठीक है, बैंकों को सस्ता मिलेगा, बैंक आपको सस्ता देंगे, तो आप शायद ज्यादा लोन ले लोगे। तो ये दोनों कहानी से बाजार में फ्लो क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा पैसे का। तो ये क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। अभी वर्तमान में कितना परसेंट है? 6%। ठीक, आगे बात करें रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को रीपर्चेस ऑप्शन बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं इन्हें? रीपर्चेस ऑप्शन। क्या हुआ 1991 के बाद में? 1991 से पहले तो बैंक दर चलता था। 1991 के बाद हम लिबरलाइजेशन में आ गए। किस में आ गए? हम उदारीकरण के दौर में आ गए। नई इकोनॉमिक पॉलिसी हम क्या कराए? ले आए। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आ जाने के बाद हमें अब आवश्यकता जो है वो बढ़ गई। पैसों की आवश्यकता क्या हो गई? बढ़ गई। जब पैसों की आवश्यकता अगर बढ़ी तो हमने क्या करना स्टार्ट किया? पैसों की आवश्यकता बढ़ी तो बैंकों को दूसरे हाथ दिए कि यार एकदम से ज्यादा पैसा लग रहा है। जैसे अभी फोन पे आ गया। फोन पे आने के बाद क्या पहले क्या होता था? दोस्तों से उधार लिया जाता लंबे समय के लिए, अभी लिया जाता है 1-2 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि इमीडिएट है ना, आवश्यकता बढ़ गई, एकदम से ट्रांसफर करना वगैरह। तो उसके लिए अपने रीपर्चेस ऑप्शन की शुरुआत उदारीकरण के दौर में की। रीपर्चेस ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी में भी इन्हें क्या कहते हैं? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है? तो जो दीर्घावधि लोन थे उसके लिए तो बैंक रेट है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? बैंक रेट है। जो लघु अवधि के लोन थे, जो आपके शॉर्ट टर्म डिमांड है बैंकों की, उसको पूरा करने के लिए आप क्या लाए? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट लाए। ठीक है, तो जो बैंक कम समय के लिए किससे लोन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है, तो वो कौन सी दर पे लेगा? रेपो रेट पे। आई कहानी समझ में? ये दर बैंक रेट से ज्यादा होगी, पर होगी। आई कहानी समझ? तो ये क्या हो गया? रेपो। ये भी ब्याज दर है। रेपो रेट भी क्या है? ब्याज दर। ठीक है, और अगर बैंक के पास डिपॉजिट रखेगा, बैंक ना, बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास डिपॉजिट रखेगा, तो किस दर पे रखेगा? रिवर्स रेपो रेट की दर पे रखेगा। आई कहानी समझ में? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहानी के लिए बढ़े आगे। चल, एक आता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये एलटीआरओ, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते। ये आता है 1 to 3 year मनी एट टू बैंक। जब 1 से 3 साल के लिए बैंक का रेट एक प्रोवाइड करवाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, हम बैंक रेट पे काम नहीं करना, हमें दूसरे एक ऑप्शन के तहत काम करना है, तो आपके पास क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। किसका ऑप्शन आ जाता है? लॉन्ग टर्म रेपो का। जैसे आपके पास है ना कि आप चाहे तो पैसा बैंक इसमें रखो, क्या बोलते हैं, एफडी में रखो, आप चाहे तो रिकरिंग डिपॉजिट में रखो, आप चाहो तो क्या करें, म्यूचुअल फंड में रखो। वैसे ही बैंकों के पास अलग अलग लोन के ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी आपके पास भी लोन के अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि आप होम लोन लो, पर्सनल लोन लो, गोल्ड लोन लो। ठीक, गोल्ड लोन लोगे रेट कम है, गोल्ड लोन पे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा। होम लोन पे थोड़ा ज्यादा है, पर्सनल लोन पे बहुत ज्यादा है। तो उस तरह से क्या होता है? अलग अलग ऑप्शन किसके पास भी अवेलेबल है? बैंकों के पास। कहानी के लिए अगला जो आता है वो आता है आपका कैश रिजर्व रेशो। ये ऊपर वाले जितने भी थे
ये ब्याज दर है, मतलब क्या है, जो बैंक पैसा ले और दे रहा है उसके ऊपर दिया जाने वाला ब्याज। जब बात आती है कैश रिजर्व रेशो की, तो ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, ये अनुपात है जो बैंकों को रखना पड़ेगा। रिजर्व क्या रखना पड़ता है, बैंकों को रिजर्व करके रखना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जो भी बैंकें भारत में काम कर रही है, ठीक है, वो आने वाले किसी डर से या फिर आने वाला जो समय, उस समय में किसी चिंता से क्या करती है, अपने पास एक रिजर्व रखती है। आप हम भी रखते हैं ना, एक कैश रिजर्व रखता है, तो वो रिजर्व जो है वो क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशो, जिसे हम बोलते हैं क्या, CRR। ठीक है, अब होता क्या है, CRR कौन डिसाइड करता है, RBI। ठीक है, कैसे, मौद्रिक नीति के दौरान बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने कुल, ठीक है, नेट टाइम एंड डिमांड या डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जो उनके पास कुल पैसा दे है ना, या तो सेविंग करंट अकाउंट का, दोनों मिला के, उसका एक निश्चित प्रतिशत क्या करना पड़ता है, CRR के रूप में डिपॉजिट रखना पड़ता है। ठीक है, बैंक उसके ऊपर क्या है, एक इंटरेस्ट जो है वो भी बैंक RBI के थ्रू मिलता है, जो भी उनकी डिमांड जो रिक्वायरमेंट होती है उस आधार। ये कितना परसेंट रहता है, तो इसको मैं आगे वाले टाइम पीरियड पे बताता हूं कि कितना परसेंट ये होता है, जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है, कैश रिजर्व रेशो बैंकों के पास कुल समय व मांग जमा का वह अनुपात है जो बैंकों को किसके पास रखना पड़ेगा, RBI के पास में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अगला आता है SLR। ठीक है, अगला क्या आता है, SLR। में इसको SLR को पहले बता रहा हूं, बाकी चीजों को बाद में बता देता हूं। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, एक होता है CRR, एक होता है SLR। ये वह रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये वह रेशो है, मींस अनुपात है कुल समय व मांग जमा का, जो बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है। किसके पास रखना पड़ता है, स्वयं के पास जो डिपॉजिट रखते हैं वो है। तो जो बैंकों के पास पूरा डिपॉजिट है, उसका एक फंड जो है, एक तो क्या होता है CRR, वो किसके पास रहेगा, RBI के पास। और ये खुद के बटुए में छुपा के रखने वाला पैसा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एक तो आपने कहीं और छुपा दिया, और एक किसके पास, खुद के पास, इमरजेंसी फंड। तो ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो खुद के पास रखना पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। मैं SLR CRR दोनों को कंपेयर करके बता दूंगा, तो 90% चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक, जिससे उसमें अभी देख लेते हैं कि SLR CRR में अंतर। यहां तक कहानी क्लियर है ना। चलिए, SLR CRR में क्या क्या अंतर होता है। तो बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CRR क्या करना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है, जबकि ये किसके पास रखना पड़ेगा, विथ होल्ड विथ देमसेल्फ, खुद के पास रखना है। CRR खाली किस फॉर्मेट में मेंशन होगा, मींस मेंटेन होगा, कैश फॉर्मेट में। SLR गोल्ड, कैश, अदर सिक्योरिटी जो RBI ने अप्रूव कर रखा है। ठीक है, सब में क्या, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट जो IMF जारी करता है, किसी में भी आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ये इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। CRR किस में होगा, खाली कैश में। SLR किसी में भी कर सकते हो। नो इंटरेस्ट अर्न ऑन CRR, कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जबकि इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक इंटरेस्ट अर्न होगा। ठीक है, एक मिनट बेटा, हेलो लिक्विडिटी, फ्लो, तरलता का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, वो मूवी देखी प्यार का पंचनामा, उसमें होता है कि लिक्विड फैलता जाता है, नहीं देखी, अरे यार। लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, जेब में, जो आपके पास हार्ड कैश है, जो आपके अकाउंट में, जिसको आप खर्च करने की आपके पास लिक्विड मींस लिबर्टी है, वो होती है लिक्विडिटी। बाजार में पैसा कितना है, सबके पास, अगर मान लो सबके पास पैसा होगा तो क्या होगा, जो चाहे वो खरीद सकते, तो वो फ्लो जो है वो लिक्विडिटी कहलाती है, तरलता कहलाती है। कहानी समझ में। चलिए, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं होगा, इस पे क्या, SLR पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये खुद के पास जमा है। तो क्या होगा, वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे क्या है, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई, कुछ हमें सिक्योरिटी रखना है ना, आपको जैसे क्या करना है, आपको इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए, तो आपने खुद के लिए 1 लाख रुपया रख रखा है। अब या तो 1 लाख रुपया आप कहां रखो, कैश रखो, ठीक, या फिर आपने 1 लाख रुपए की FD करा दी, तो इंटरेस्ट मिल गया। आपके पास ही पैसा था, उस पर क्या मिल गया, आपको इंटरेस्ट मिल गया। आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया। अब मान लेते हैं आपने 2001 में गोल्ड खरीदा,
1 लाख रुपए का। आज हम 2024 में है। 2001 में शायद गोल्ड का रेट 10-20 हजार 30 हजार रुपए हुआ करता होगा शायद, जो भी था, ठीक है, और आज उसका रेट 70,000 है। तो उस पर आपने कमा लिया पैसा, तो ये उस तरह से आप उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक, इट इज कैलकुलेटेड ऑन बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये नेट डिमांड एंड लायबिलिटी उस पे क्या होता है, कैलकुलेट होता है। इन दोनों में अंतर, टोटल मतलब सारा के सारा हिस्सा, नेट मतलब कि कितना लेनदारी है और कितनी देनदारी है उसमें से। जैसे क्या समझो, जब होता है टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट, मतलब मान लेते हैं बैंकों को 1 करोड़ रुपए या 1,000 करोड़ मान लेते हैं, 1,000 करोड़ रुपए उसके पास किसका है, सेविंग और करंट अकाउंट में रखा हुआ है, और 1,000 करोड़ रुपए की उसके पास एफडी है। तो ये हो गया टोटल 2,000 करोड़ उसका नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। अब मान लेते हैं ये टोटल नेट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,000 करोड़ तो उसकी डिमांड है और उसको बाजार से 1,000 करोड़ रुपए लेना है इंटरेस्ट का, तो माइनस करके क्या निकल आएगा, नेट निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा किसमें, इसमें। अब सीआरआर जो है वो 3 से 15% हो सकता है। अभी पहले 4.5% आप कितना कर दिया, उसे 4% कर दिया। एसएलआर जो है वो कितना है, 40% जो उसकी लिमिट होती है, लोअर लिमिट कितनी है, 23% के आसपास होती है। आई कहानी समझ में? तो ये अंतर होता है सीआरआर और एसएलआर। ठीक, आगे चलते हैं। और क्या ऑप्शन क्वांटिटेटिव मेजर के तौर पे किसके पास में है, बैंक के पास में है। फिर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता नियंत्रक उपाय। क्या है, इससे कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स के पास जो पैसा है, परचेसिंग एग्रीमेंट, उस आधार पे हम रिवर्स रेपो और उस आधार पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो पैसा अवेलेबल है, जैसे अभी आपको बताया था, उसमें कहीं कहीं काट छांट कर देंगे, आपको थोड़ा पैसा यहां लगाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा आपको कहां लगाना पड़ेगा, वहां पे लगाना। तो उस तरह से हम लिक्विडिटी को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे दो अलग अलग हिस्सों में, कार्यों में। तो वो क्या हो जाएगा आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जितना पैसा है उस पैसे को एक क्षेत्र की जगह आप दो अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिए, बांट दिए, वो हो जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, और फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा, आरबीआई बॉन्ड निकाल देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या क्या है, एक तो आप बाजार में लोन देके पैसा ले लो, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट आपको 14, मतलब आप बाजार में 1.5% में दे रहे हो या 2% में पैसा बांट रहे हो, और आपको सरकार 1.5% दे रही है, तो आप पैसा कहां लगा दोगे, सरकार के पास, क्योंकि सिक्योरिटी क्या ज्यादा है। तो वो क्या करती है, बॉन्ड को सेल परचेस करना शुरू कर देती है। इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में रखते हैं। ठीक है, जिसमें बाय सेल करेगी किस चीज का, आपका पैसा। तो अगर बाय करेगी, कुछ भी खरीद लेगी, तो पैसा क्या हो जाएगा, बाहर सरकार के पास आ जाएगा। ठीक, और बाय करेगी तो पैसा किसके पास आ जाएगा, लोगों के पास। मान लो आपके पास सिक्योरिटी है, मैंने खरीद ली, तो पैसा कहां आ गया, आपके पास में। अगर मैं सेल करूंगा तो आपके पास जो लिक्विडिटी है वो किसके पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। कहानी समझ में आई? इसको रिपीट कर दूसरे तरीके से समझा लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास पैसा है, ठीक है, कैश है, तो मैंने आपको एक बॉन्ड दे दिया 1 लाख का, और आपसे 1 लाख रुपए ले लिया, तो आपके पास पैसा बचा क्या, नहीं बचा। तो मेरे सेल करने से पैसा किसके पास आ गया, मेरे पास। ठीक, अब पैसा मेरे पास है, बॉन्ड आपके पास है, मैंने आपसे परचेज कर लिया, ठीक है, तो बॉन्ड मेरे पास आ गया, 1 लाख रुपए किसके पास आ गए, आपके पास। तो अगर 1 लाख आपके पास है, आप खर्च कर सकते हो, और नहीं है तो आई कहानी समझ में। ठीक है, तो हम ये मत सोचो कभी नहीं है, उनके लिए ही मेहनत चल रही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक और ऑप्शन है। ये अभी रिसेंट समय में जिस तरह से जो पर डे बेसिस पे डिमांड आना स्टार्ट हुई, ओवर द बेसिस ऑफ टाइम, कि पैसा पहले होता था 15 दिन के लिए चाहिए, 20 दिन के लिए चाहिए, अब ओवरनाइट भी बैंकों को भी, हमको भी लगती है ना ओवरनाइट आवश्यकता कि यार चलो अभी देते, सुबह ही वापस हो जाएगा, इस तरह से वो ओवरनाइट डिमांड को करने के लिए MLF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसकी शुरुआत की, जहां पे ओवरनाइट डिमांड जो बैंकों के पास उपलब्ध है उसके लिए क्या किया जाता है, उनको रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, या इंटरेस्ट पे पैसा जो है वो लिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। डन। तो ये है आपके वो ऑपरेशन जिससे क्या किया जाता है, बाजार में किसका कंट्रोल किया जाता है, मनी के फ्लो का कंट्रोल किया जाता है। अब ये तो कौन से हो गए, जिससे क्वांटम कंट्रोल होगा। एक होता है क्वालिटेटिव, जिसमें पैसा डाइवर्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं।
ठीक, जिसमें एक ऑप्शन इनके पास में बैंकों के पास अवेलेबल है, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप लोन लेने गए, एग्रीकल्चर लोन लेने गए, आपको लोन चाहिए कितना, आपकी जो जमीन है उस जमीन की कीमत है मान लेते हैं 1 करोड़, ठीक है, गाइडलाइन के हिसाब से। उन्होंने बोला नहीं 1 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, उस पर 70 लाख ही मिलेगा, बाकी पैसा मार्जिन है, ठीक है। तो 30 लाख इसने रख लिया बैंक ने। अब समय के आधार पे मार्जिन को ऊपर नीचे कर देंगे, बाजार में पैसा कम है, मार्जिन बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो पैसा ज्यादा लोगों के पास चला जाएगा। वो पैसा ज्यादा है तो क्या कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। क्रेडिट राशनिंग मतलब जो अलग अलग कमर्शियल बैंकों को पैसा मिलता है उसको हम क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे, छोटा कर देंगे, मतलब फिक्स कर देंगे कि यार इतना ही अमाउंट दे सकते हैं। जैसे एक टारगेट दे दिया, इतने ही होम लोन कर सकते हो, इतने ही कार लोन कर सकते हो, तो उस तरह से टारगेट कर दिया। फिर मान लेते हैं बैंक अगर नहीं मान रहा बात, तो उनके खिलाफ जांच बिठा दी, उनको कुछ नोटिस जारी कर दिया, उसके हिसाब से बैंकों को क्या कर लिया, मोरल सुआजन कर लिया। कई बार अनऑफिशियल बात होती है ना, अनऑफिशियल बात होती है, नहीं होती कि ये काम नहीं करना है, लिखित में नहीं है और बोल दिया नहीं करना है, ठीक है, फिर भी तुमने कर दिया, तो फिर वो कुछ ना कुछ और कर देंगे, तो वो हो गया मोरल डायरेक्ट एक्शन। फिर वो पे फाइन लगा देंगे, ठीक है, आपका लाइसेंस निरस्त कर देंगे, लंबा कर देंगे, बस वैसे करके आपको क्या कर लिया जाएगा, कंट्रोल जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये किस तरह से बाजार में पैसे को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछा जा सकता है, नहीं बढ़े आगे। तो ये था किसके बारे में, आपका बैंकिंग के बारे में। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे, बस रोक दे। अरे मैं मेहनत किया उधर थोड़ी देर बैठ के एक्स्ट्रा की, चल नहीं रहने दे, जबरन भी क्यों